कहानी की शुरुआत में हमें चियान को दिखाया जाता है, जिसके पेरेंट्स के मरने के बाद पे फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। जब वो उनके घर रहने गई कि उसका कजिन ब्रदर सोंगसी उसे पसंद करने लगता है, मगर बड़े होने के बाद सोंगसी का उसके लिए प्यार बिल्कुल पागलों वाला हो गया था। चियान इस चीज़ से डरकर घर से बाहर निकलने की बात करती है कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मुझे बाहर अकेले रहना है। पर सोंगसी उसे मना कर देता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी। वो उसे घर में बंद करके रखता है, बिल्कुल एक पिंजरे में कैद पक्षी की तरह। आज उसे इसी बारे में एक बुरा सपना आ रहा था कि सोंगसी उसे बाहर नहीं जाने दे रहा। जैसे ही वो उठती कि वहाँ पर सोंगसी का छोटा भाई जिंगमिंग और उसकी नौकरानी उसे बुली करने आ जाते हैं। जिनमिन के इरादे चियान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थे। वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था कि जल्दी ही हमारी शादी होने वाली है, तो चलो उससे पहले ही सुहागरात मना लेते हैं। वहीं दादी माँ को सब पता था कि घर में क्या हो रहा है, मगर फिर भी वो चुप रहती क्योंकि चियान एडॉप्टेड थी, उसका खून नहीं थी। जिनमिंग अपनी नौकरानी शिंगलू को तो प्रेग्नेंट कर चुका था। अब वो चियान के साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाला था कि हमने तुम्हें काफ़ी सालों से पाल पोस कर बड़ा किया, तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम हमारी पे फैमिली को कुछ बदले में दो। तुम्हारी मर्जी हो या फिर ना हो, पर तुम्हें मुझसे शादी करके मेरे बच्चे को कैरी करना ही होगा। जब वो दोबारा उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता कि चियान की नौकरानी उसे सोंगसी का नाम लेकर डराती है कि वो आज घर वापस आने वाले हैं। ये सुन जिनमिंग वहाँ से डर के मारे चला जाता है। अगले सीन में 1 महीने के बाद सोंगसी अपने घर वापस आया था एंड वो आते ही सीधा चियान से मिलने जाता है। चियान उसका इंतजार करते करते सो गई थी कि वो उसे उठाकर कहता है कि लगता है कि जल्दबाजी में तुम चप्पल पहनना भूल गई, आगे से ऐसा मत करना वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। फिर वो उसे बताता है कि मैं कैपिटल इंपीरियल एग्जाम देने गया था, अब मैं इस राज्य का चीफ मिनिस्टर हूँ। ये सुन चियान पहले उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है एंड उसके बाद उसे बताती है कि दादी माँ मेरी शादी जिनमिंग से कराना चाहती है, मगर मैं ये नहीं करना चाहती, तो क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? सोंगसी कहता है कि तुम मुझे बचपन से ही जानती हो, मैं फ्री में कुछ भी नहीं करता, मदद के बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। कि वो कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वुमन बन जाओ, मेरे साथ रहो और मुझे छोड़कर कभी मत जाओ। ये सुन चियान को अपना वो बुरा सपना याद आने लगता है। वो कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, हम तो भाई बहन हैं। सोंगसी कहता है कि लगता है कि तुम बचपन की वो बात भूल गई। जब वो छोटी थी तो पेरेंट्स के मरने के बाद वो यहाँ पे फैमिली के पास मदद मांगने आई थी, क्योंकि पे फैमिली के अलावा उसका और कोई रिश्तेदार नहीं था। सोंगसी ने उस वक्त उसे पनाह दी एंड कहा कि अब से तुम मेरी हो, तुम्हें मेरे अंडर ही रहना होगा। अभी चियान उसे कहती है कि पर पहले तो तुमने हमारे रिश्ते को भाई बहन का नाम दिया था, फिर तुम अचानक से ही ऐसी बातें कैसे करने लगे? वो कहता है कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हें लेकर क्या फील करता हूँ। अगर तुमने मेरी वुमन बनने के लिए हाँ कहा तो मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करूँगा। ये सुनकर वो सोचती है कि मुझे किसी भी तरह से इस घर से बाहर निकलना होगा, वरना सोंगसी मुझे बिल्कुल एक पिंजरे में कैद पक्षी की तरह रखेगा और घर से कभी बाहर नहीं जाने देगा। अगले दिन सोंगसी जेल के अंदर किसी मुजरिम से पूछताछ करने गया था। टॉर्चर करने पर भी जब यह बंदा कुछ कहता नहीं कि वो उसे चाकू से मारकर कहता है कि रिकॉर्ड में ये लिखना कि इसने जेल के अंदर ही खुदकुशी कर ली। इससे हमें पता लगता है कि ये कितना ज़्यादा क्रूअल है। जब वो घर वापस आता कि चियान के रूम में आग लग गई थी, वो जल्दी से उसे बचाने के लिए आग में कूदता है। घर के सारे नौकर जिनमिंग से प्रेग्नेंट हुई उस नौकरानी शिंगलू पर इल्जाम लगा रहे थे कि चियान को मारने के लिए आग पक्का इसी ने ही लगाई होगी, क्योंकि ये चियान से जलती है। अगर चियान की शादी जिनमिंग से हो गई तो वो उसकी लीगल वाइफ बन जाएगी और इसे कॉन्क्यूबाइन का दरज्जा मिल जाएगा। इसीलिए इसने चियान को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सारी आग लगाई। शिंगलू कहती है कि मैंने ये नहीं किया, मैंने आग नहीं लगाई, ये सारे लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। कि सोंगसी कहता है कि आग जिस किसी ने भी लगाई हो, इस बात का पता तो मैं इन्वेस्टिगेशन करके लगा लूँगा, पर फिलहाल तुम दोनों
पूरा दिन घुटनों के बल बैठोगे। फिर वो इन सभी को धमकी देता है कि चियान मेरी है, अगर किसी ने भी उसे तंग करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगले सीन में हमें पता लगता है कि चियान ने खुद से अपने रूम में आग लगाई थी और ये चोट लगा दी ताकि उसे जिनमिंग से शादी ना करनी पड़े। वो अपनी नौकरानी से कहती है कि इस आग वाले हंगामे की वजह से अब घर में कोई भी शादी की बात नहीं करेगा। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन से सोंगसी को पता लग जाता है कि चियान ने ही आग लगाई थी। वो काफी गुस्से में उसके पास आकर कहता है कि तो शादी से बचने के लिए तुमने ये तरीका अपनाया। तुम्हें क्या लगा कि शादी की बात टालकर तुम्हें घर से भागने का मौका मिल जाएगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बचपन में तुम खुद मेरे पास आई थी, अब मैं तुम्हें घर से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें मरते दम तक मेरे साथ यहीं पर ही रहना होगा। कि ये सुन वो सोचती है कि ये तो वही सारी बातें कर रहा है जिसको मैंने सपने में देखा था। जब सोंगसी ज़बरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करता है कि वो उसे रोक कर कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं बस तुम्हें अपना भाई मानती हूँ। कि सोंगसी कहता है कि पर मेरे लिए तुम मेरी बहन नहीं हो। इतना बोलकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वो सोचती है कि मुझे किसी भी तरह से यहाँ से निकलना होगा, वरना ये पै फैमिली के लोग मुझे इसी तरह से जिंदगी भर तंग करते रहेंगे। अगले दिन सोंगसी की छोटी बहन सिची चियान से मिलने आई थी। वो उसे पूछती है कि मैंने सुना कि कल तुम्हारे रूम में आग लग गई थी, तो क्या तुम अभी ठीक हो? कि वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस पूरे घर में जिची के अलावा चियान की इतनी फिक्र कोई नहीं करता। जिची उसे अपने साथ एक पार्टी में ले जाती है कि चलो वहाँ पर बहुत सारे हैंडसम लड़के आने वाले हैं, तो वहाँ पर बहुत मजा आएगा। चियान का ऐसी जगह पर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जिची उसे फोर्स करती है कि चलो ना, मैं वहाँ पर अकेली जाकर क्या करूँगी। आगे जब वो लोग उस पार्टी में पहुँचते कि वहाँ पर राजकुमार यानचेंग आया था, जो कि इस कहानी का सेकंड मेन लीड है। जिची यानचेंग को बचपन से ही जानती थी। वो कहता है कि ये लड़की कौन है, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। कि जिची बताती है कि ये चियान है, इसको बचपन में ही मेरी फैमिली ने अडॉप्ट किया था। ये सुन यानचेंग को याद आता है कि बचपन में हमारी एक बार मुलाकात हुई थी, तब तुम बिल्कुल एक क्राई बेबी की तरह थी, लेकिन बड़े होने के बाद तो तुम काफी सुंदर हो गई हो। वैसे यानचेंग काफी सालों तक सरहद पर था। वो उसे पूछती है कि वहाँ पर रहना कैसा रहा। कि वो कहता है कि बहुत मज़ेदार, मिलिट्री की ट्रेनिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ कैपिटल में तो मुझे सब कुछ बोरिंग लगता है। सरहद के पास वाले इलाके बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उठते ही सीधा हमें खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये सुनकर चियान कहती है कि मैं तो कभी घर से बाहर निकली नहीं, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं सरहद पर इन सारे इलाकों में घूमना चाहती हूँ। ये सुनकर यानचेंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हारे पास समय होगा तो मैं खुद तुम्हें वहाँ पर घुमाने ले जाऊंगा। सोंगसी भी इस पार्टी में आया था। वो इन दोनों को इस तरह से बातें करता देख बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी ही उसके पास उसकी फियोंसे राजकुमारी जाव आती है। वो उससे बातें कर रही थी, मगर ये उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। इसका ध्यान अभी चियान की तरफ था कि चियान किस तरह से राजकुमार यानचेंग के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। राजकुमारी जाव की नजर जब इस पर पड़ती है कि वो चियान की बेइज्जती करना शुरू कर देती है। कि इस मामूली लड़की को क्या लगा कि राजकुमार से इस तरह से फ्लर्ट करने पर राजकुमार यानचेंग उसे शादी कर लेगा। सोंगसी थोड़ी गहरी और गंभीर आवाज में उसे कहता है कि तुम चियान के बारे में कुछ भी नहीं जानती, इसलिए आगे से उसके बारे में ऐसी बातें मत करना। राजकुमारी जाव जब अपनी शादी के बारे में उसे कुछ बात करने चाहती कि वो कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं और आगे से तुम मुझसे दूर रहना। अब ये सुन राजकुमारी को तो गुस्सा आ जाता है कि मैं एक राजकुमारी हूँ, मगर फिर भी ये मुझसे इस तरह से बातें करके चला गया। सोंगसी चियान के पीछे आकर उसे कहता है कि अब तुम राजकुमार यानचेंग को सिड्यूस करने लगी ताकि उसके साथ शादी करने के बाद तुम मुझसे अपना पीछा छुड़ा सको। वो कहती है कि यानचेंग एक अच्छा लड़का है, अगर मेरी उससे शादी हो गई तो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सोंगसी कहता है कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर तुम किसी दूसरे आदमी के साथ शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। चियान कहती है कि तुम खुद राजा की वजह से राजकुमारी जाव से शादी करने वाले हो, तो तुम ये बात मुझे नहीं बोल सकते। सोंगसी कहता है
कि मैंने कहा ना कि तुम किसी और के साथ शादी नहीं करोगी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही रहना होगा। चियान कहती है कि तो तुम ये कहना चाहते हो कि राजकुमारी साओ के साथ तुम्हारी शादी के बाद मैं तुम्हारी एक रखेल औरत बनकर रहूं? देखो, दुनिया की नज़रों में हम भाई बहन हैं, हम ऐसे ही रहे तो ही अच्छा है। इतना बोलकर वो राजकुमार यान चेंग से मिलने जा रही थी कि वो कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप घर में बैठो। दूर से राजकुमारी साओ ने ये सब कुछ देख लिया था। वो कहती है कि तो ये दोनों सिर्फ भाई बहन नहीं है, इनका रिश्ता कुछ और है। फिर अगले ही दिन से राजकुमारी साओ ने चियान को अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। वो सोंगसी से कहती है कि देखो, राजकुमारी साओ ने मुझे हर्ट किया है, तुम चुपचाप उसे शादी क्यों नहीं कर लेते? वो तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसा कर रही है। सोंगसी कहता है कि मैं राजकुमारी से शादी करने वाला हूँ, तो क्या इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम्हें गुस्सा या फिर जलन महसूस नहीं होती? वो कहती है कि भला मैं ऐसा फील क्यों करूँगी? सोंगसी कहता है कि अगर तुमने मुझे बस एक बार हाँ कह दिया तो मैं राजा से कहलवाकर अपनी शादी तुड़वा लूंगा। पर चियान फिर भी मना कर देती है कि मेरे लिए बस तुम मेरे भाई हो, अगर लोगों को पता लगा तो वो सभी हम पर हंसेंगे। सोंगसी कहता है कि मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन सोंगसी की गैर मौजूदगी में राजकुमारी साओ उसे काफी ज्यादा मारती है कि मेरे होने वाले पति से तुम दूर रहना। वो तुम्हें अनाथ समझकर अपने घर लाया, अपने घर में रहने की जगह दी, और तुम उसे लेकर गंदे विचार रखती हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? आगे यान चेंग जब उसे मिलने आता कि वो पूछता है कि ये सारी चोटें तुम्हें कैसे लगी, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है कि कुछ भी नहीं, बस घर का काम करते हुए लग गई। यान चेंग कहता है कि हमारी पहली मुलाकात के बाद तुम मेरे दिमाग से जा नहीं रही थी, इसलिए अभी मैं भागा हुआ तुमसे मिलने आया। इतना बोलकर वो उसे कोई गिफ्ट देते हुए कहता है कि लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। चियान सोचती है कि अगर मेरी इससे शादी हो गई तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए पे फैमिली से छुटकारा मिल जाएगा। सोंगसी की दादी माँ इन दोनों को इस तरह से बातें करता देखकर कहती है कि चियान की शादी राजकुमार यान चेन से हो गई तो इससे सोंगसी को काफ़ी फ़ायदा होगा और हमारी पे फैमिली और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। बस इसी बात को सोचकर वो यान चेंग को डिनर पर बुलाती है एंड शादी की बात रखती है। ये हाल ही में ही बना हुआ आशिक फटक से हाँ कह देता है कि दादी माँ डोंट वरी, मैं इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखूंगा, इसे हमेशा ही खुश रखूंगा। अभी तो प्यार इसके दिमाग में काफ़ी उछल उछल कर कूद रहा था। जहाँ तक चियान की बात है तो वो बचपन से ही घर में रही, दूसरों के ऑर्डर्स मानती रही, इसलिए उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी आज़ादी थी। भले ही चियान राजकुमार यान चेंग से प्यार ना करती हो, मगर फिर भी उसकी फ्री स्पिरिट वाली पर्सनालिटी उसे काफ़ी पसंद आई थी एंड उसे लग रहा था कि शायद ये बंदा उसे जो चाहिए वो दिला सकता है। इसलिए वो भी दादी माँ को शादी के लिए हाँ कह देती है। सोंगसी को जब इसके बारे में पता लगता कि वो कहता है कि चियान किसी और से शादी नहीं कर सकती, मैं ही सिर्फ उससे शादी करूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। यहाँ पर वो बिल्कुल एक साइको की तरह बिहेव करने लगा था जो अपनी ही बहन से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। अगले सीन में जब वो अपनी माँ से मिलने जाता है कि हमें पता चलता है कि सोंगसी की माँ पहले किसी और लड़के को पसंद करती थी, लेकिन तब उसके पिता ने ज़बरदस्ती उसके साथ शादी करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया और घर में बंद करके रखा ताकि ये अपने लवर से मिलने ना जा सके। अभी वो सोंगसी से कहती है कि तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह हो, चियान बाहर जाना चाहती है तो उसे जाने दो, वरना उसे तुमसे और भी ज़्यादा नफरत हो जाएगी। सोंगसी कहता है कि मैं अपने फादर की तरह नहीं हूँ, आप मेरी कंपैरिजन उसे करना बंद करिए, आप चियान की असली पहचान को अच्छे से जानती है, अगर मैंने उसे बाहर जाने दिया तो वो पक्का किसी मुसीबत में पड़ जाएगी। मैं उसके भले के लिए ही उसे घर में बंद करके रख रहा हूँ। माँ कहती है कि उसे बचाने के लिए तुम उसे घर में रखते हो या फिर तुम्हें ये डर लग रहा है कि अगर तुमने चियान को बाहर जाने दिया तो वो किसी और को पसंद कर लेगी और तुम ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कई बार इस तरह का ज्यादा प्यार करना भी दूसरे पर्सन के लिए घुटन साबित हो जाता है। चियान दूर से ही उन लोगों की बातें सुन रही थी। वो सोचती है कि आखिर में ये लोग मेरी किस पहचान के बारे में बात कर रहे हैं।
फिर उसे याद आता है कि पास्ट में सोंगसी ने अपने पिता को मार दिया था। तब चियान ने सोचा था कि जो इंसान अपने पिता का खून कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। सोंगसी बिल्कुल एक हैवान की तरह है और उसे सोंगसी के साथ नहीं रहना। अगले सीन में सोंगसी चियान के पास आकर उसे कहता है कि मेरी माँ आज भी अपने लवर के कांटेक्ट में है, उसे मिलती रहती है। कुछ दिनों पहले उसने अपने लवर के साथ रात गुजारने के लिए लव पॉइजन का सहारा लिया, लेकिन गलती से नौकर ने वो जहर वाली चाय तुम्हें पिला दी और तुम्हें नशा हो गया। जब मुझे इसके बारे में पता लगा तो मैं तुम्हें रोकने आ ही रहा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी एंड उसके बाद हम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया। चियान ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट हो गई तो फिर तुम यान चेंग को क्या जवाब दोगी? इससे अच्छा कि तुम उससे शादी मत करो, वरना सभी के सामने तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। अगले सीन में यान चेंग जब सगाई की बात करने आता कि वो उसे शादी कैंसिल कर देती है, ये कहकर कि मैं एक अनाथ थी, पे फैमिली ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जबकि तुम तो एक राजकुमार हो, राजमहल में पले बड़े हो, मेरे जैसी मामूली लड़की तुम्हें डिजर्व नहीं करती। हमारे बीच में चाह कर भी कोई मेल नहीं हो सकता, मेरा स्टेटस तुमसे काफी ज्यादा नीचे है। लेकिन यान चेंग उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरे लिए बस यही मायने रखता है। वो दोबारा जब उसे शादी के लिए पूछता कि वो सोंगसी की तरफ देखती है जो कि उसे आंखें दिखा रहा था। वो यान चेंग से माफी मांगती है कि तुम मुझसे ज्यादा अच्छा डिजर्व करते हो। आगे चियान के मन में सोंगसी की वो वाली बात अटक गई थी कि उन दोनों ने साथ में रात गुजारी। वो कहती है कि मैं अब एक सेकंड भी इस घर में नहीं रुकना चाहती। वो अकेले ही यहाँ से भाग जाती है, लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ गुंडे मवाली उसे किडनैप करके कोठे में बेच देते हैं चंद पैसों के लिए। वहाँ पर एक अमीर ठरकी उसके साथ कुछ गलत करने आता कि सोंगसी आकर उसे बचाता है। सोंगसी को यहाँ पर देखकर चियान को ऐसा लगता है कि शायद इसी ने ही मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत कराई होगी। वो उस पर इल्जाम लगा रही थी, मगर वो कहता है कि मैंने ये नहीं किया। फिर फ्लैशबैक से हमें पता चल जाता है कि उस रात इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। ये तो सोंगसी ने बस शादी तुड़वाने के लिए उसे झूठ बोला, क्योंकि सोंगसी के हिसाब से यान चेंग एक अच्छा लड़का नहीं। अगर चियान की असलियत उसके सामने आ गई कि चियान आखिर में कौन है तो पक्का यान चेंग उसे मार देगा। फिर एक रात जिनमिंग ये सोच कर काफी पी रहा था कि चियान की शादी मुझसे नहीं हो पाई। चियान की खूबसूरती देखकर वो उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन दादी माँ ने पावर के चक्कर में उसकी शादी यान चेंग से तय करा दी एंड फिर वो भी टूट गई। अपने पति को चियान के लिए इतना पागल होता देखकर नौकरानी शिंगलू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता एंड अगले ही दिन वो चियान को बुली करने आ जाती है। अब यहाँ पर गलती तो जिनमिंग की थी कि वो चियान की तरफ ड्रिवन हो रहा है, लेकिन शिंगलू को अपने पति का दोष नजर नहीं आता। उसे बस यही लगता है कि चियान ही ये सब कुछ कर रही है, इसमें चियान की ही गलती है। शिंगलू ने चियान को इतना ज्यादा मारा था कि वो पानी के अंदर ही बेहोश हो जाती है। शिंगलू की इस हरकत के बारे में जब सोंगसी को पता लगता कि वो उसकी उंगलियां तुड़वाकर उसे धमकी देता है कि अगर आगे से चियान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं सीधा तुम्हारा हाथ काट दूंगा। आगे वो सोच रहा था कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर की पोजीशन से रिजाइन कर दूं और राजकुमारी जाओ से भी अपनी शादी कैंसिल करा दूं तो क्या चियान मेरे साथ रहना पसंद करेगी। तभी ही राजकुमारी जाओ उसे मिलने आती है। वो शादी की बात करने यहाँ पर आई थी, लेकिन सोंगजी उसे कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं जल्दी ही राजा से कहलवाकर हमारी शादी तुड़वा दूंगा, उसके बाद से तुम मुझसे मिलने मत आना। ये सुन राजकुमारी जाओ को गुस्सा आता है कि मैं इसे इतना ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन इसे तो बस वो मामूली सी लड़की पसंद है। वो उसे पूछती है कि मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं, मैं एक राजकुमारी हूँ, खानदानी हूँ, फिर तुम मुझे छोड़कर उस मामूली सी अनाथ को क्यों पसंद कर रहे हो। सोंगजी कहता है कि चियान मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशियस है, मैंने तुम्हें कोई भी झूठी उम्मीद नहीं दिलाई, इसलिए प्लीज इस बात को एक्सेप्ट करके आगे से मुझसे मिलने मत आओ। उसी रात यान चेंग चियान से मिलने आता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि सोंगजी की वजह से तुमने मुझे उस दिन मना कर दिया था, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी पसंद करता हूँ।
चलो मेरे साथ सरहद पर, हम वहाँ पर शादी करके अच्छे से रहेंगे। चियान को घर से भागने का ये अच्छा मौका नजर आता है, इसलिए वो यानचेंग के साथ यहाँ से भाग जाती है। लेकिन बीच रास्ते में ही सोंगसी इन दोनों को पकड़ लेता है। यानचेंग उसे कहता है कि मुझे इसे ले जाने दो, मैं इससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और जिंदगी भर इसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। सोंगसी चियान से कहता है कि अभी के अभी तुम मेरे पास आओ, वरना मैं तुम्हारी नौकरानी को मार दूंगा। तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुन चियान डर के मारे यानचेंग का हाथ छुड़ाकर जल्दी से सोंगसी के पास आ जाती है। आगे वो उसे घर ले जाने के बाद उस पर काफी चिल्ला रहा था कि तुम्हारी घर से भागने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये काफ़ी नहीं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि बाहर की दुनिया खराब है, तुम बाहर जाओगी तो पक्का किसी मुसीबत में पड़ जाओगी। ऊपर से वो यानचेंग, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर चियान कहती है कि तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें क्या प्यार का मतलब भी पता है? प्यार में किसी को बांध कर रखना नहीं होता, उसे आज़ाद करना होता है। तुम्हारे जैसा आदमी प्यार पाने के लायक नहीं। तुमने बस प्यार के नाम पर मुझे हर्ट किया है। वो कहता है कि तो इस बात से तुम मुझसे नफरत करती हो? कि वो कहती है कि हाँ, मुझे तुमसे नफरत है, इसीलिए आज मैं यानचेंग के साथ इस घर से भागना चाहती थी। ये सुनकर वो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। अगले सीन में वो अपने कपड़े पहनते हुए सोच रही थी कि सोंगसी ने आखिर में मेरे साथ वो सब कुछ कर ही दिया जिससे वो हमेशा ही मुझे अपने पास रख सके। तभी ही सोंगसी उसके पास आकर काफी प्यार से कहता है कि प्लीज घर के अंदर रहो, इसी तरह से तुम सेफ रहोगी। चियान के साथ एक रात गुजारने के बाद सोंगसी उसे अच्छे से ट्रीट करने लगा था। पहले वो काफी डोमिनेटिंग हुआ करता था, लेकिन अब उसके स्वभाव में धीरे धीरे करके सुधार आ रहा था। इन दोनों की बढ़ती नज़दीकियों को देखकर राजकुमारी साओ वापस से चियान को बुली करने आ जाती है कि वो तुम्हारा भाई है तो फिर तुम उसके साथ इतना ज्यादा चिपक क्यों रही हो। सोंगजी उसे बताता है कि पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए राजा ने तुम्हारी शादी वहाँ के राजकुमार से तय कर दी है, इसीलिए प्लीज आगे से चियान को तंग मत करना। और एक बात, ये मेरे पीछे नहीं पड़ी है, बल्कि मैं ही इसे कुछ ज्यादा पसंद करता हूँ। फिर एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सोंगजी के पिता को पता लग गया था कि उसकी माँ 3 बच्चे पैदा होने के बावजूद अपने लवर के साथ कांटेक्ट में है, उससे मिलती रहती है। जब वो ये बात माँ से कन्फ्रंट करने गए तब उनको एक और झटका मिला। सोंगजी की छोटी बहन सिची असल में उसके लवर की बेटी है। अब ये जानकर उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हुआ कि वो उसके साथ झगड़ा करने लगे और इसी झगड़े में माँ पिता को मार देती है। यानी कि सोंगजी की माँ ने उसके पिता को मारा था, सोंगजी ने नहीं। अभी सोंगजी ये सारी बातें याद कर रहा था। आगे सोंगजी का ये बदला सा बिहेवियर चियान को काफी ज्यादा पसंद आता है कि अब ये पहले की तरह उस पर कोई जबरदस्ती नहीं करता। हालांकि वो पहले भी उसका ध्यान रखता था, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही केयरिंग हो गया था। दूसरी तरफ राजा ने राजकुमारी साओ की शादी पड़ोसी देश के राजकुमार के साथ तय कर दी थी। वो मना करती है कि मुझे उससे नहीं बल्कि सोंगजी के साथ शादी करनी है, कि राजा उसे उसके रूम में बंद करके कहते हैं कि तुम एक राजकुमारी हो और तुम्हें ये करना ही होगा, यही तुम्हारा नसीब है। वहीं यानचेंग के पिता जनरल यान को पता लग जाता है कि चियान असल में पिछले राजा की बेटी है। वो चियान को किडनैप करके उसे बताते हैं कि तुम एक रॉयल ब्लड हो, पिछले राजा की बेटी। अगर तुम राजगद्दी संभालने के लिए मान जाती हो तो मैंने अपनी सेना तैयार कर दी है। हम लोग अभी ही राजमहल पर हमला करके राजा को खत्म करके तुम्हें रानी बना देंगे। चियान ये सब कुछ जानकर काफी शॉक्ड होती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो उसे मना कर देती है कि मुझे राजमहल के किसी भी मामलों में नहीं पड़ना, मैं बस एक आम आदमी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। और मैं तो कहती हूँ कि आप भी ये सब कुछ बंद कर दीजिए, वरना गद्दारी के जुर्म में आपके पूरे परिवार को सजा मिलेगी। ये सुन जनरल यान उसे जेल के अंदर बंद कर देते हैं कि जब तक तुम मान नहीं चाहती तब तक मैं तुम्हें यहीं पर ही रखूंगा। जनरल यान एक नंबर का चालाक लोमड़ी टाइप का बंदा था। चियान रॉयल ब्लड है, उसे बस इसी बात से मतलब था। अगर अभी चियान उसे हाँ कहती तो ये राजमहल पर हमला करके चियान को राजगद्दी दिलवाता एंड उसके बाद उसे एक पपेट राजा की तरह ट्रीट करता। ये ना तो पिछले राजा के साथ वफादार था
और ना ही अभी के राजा के साथ वफादार है। इसे बस अपनी परवाह है। चियान के जरिए वो इस पूरी कंट्री का पावरफुल आदमी बन सकता था, इसलिए अभी वो चियान को पकड़ कर रखता है। चियान सोचती है कि सोंगसी को मेरी हकीकत के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए उसने मुझे घर से कभी बाहर निकलने नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं बाहर आती तो पक्का मेरे साथ ऐसा ही कुछ होता। सोंगसी उसे हमेशा ही कहता कि बाहर की दुनिया काफ़ी खराब है, तुम बाहर गई तो पक्का किसी मुसीबत में पड़ जाओगी। ये सब कुछ सोचकर उसे काफ़ी पछतावा हो रहा था कि उसने सोंगसी की बातों पर भरोसा क्यों नहीं किया, हमेशा ही उस पर शक किया, उस पर इल्ज़ाम लगाए। तभी ही वहाँ पर यानचेंग उसे बचाने आ जाता है। वैसे इसे अपने पिता के बारे में सब कुछ पता लग गया था कि वो कितने बड़े धोखेबाज हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। यानचेंग उसकी तरह नहीं था। वो चियान को छुड़ाकर जैसे ही बाहर निकलता कि सोंगसी, जो कि उसे बचाने इसी तरफ आ रहा था, उसकी उससे मुलाकात हो जाती है। यानचेंग सोंगसी से कहता है कि मेरे पिता ने राजा के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दिया है। अगर राजा को इसके बारे में पता लगा तो मेरी पूरी फैमिली को मौत की सजा मिलेगी। ऐसे हालातों में मैं चियान को अपने पास नहीं रख सकता, प्लीज तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना। सोंगसी कहता है कि तुम्हें मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं, तुम नहीं भी कहते, फिर भी मैं चियान का अच्छे से ही ध्यान रखता। जब वो चियान को यहाँ से लेकर जा रहा था कि जनरल यान की आर्मी उस पर हमला कर देती है। सोंगसी की पीठ के पीछे एक तीर लग गया था। उसे लगता है कि वो जल्दी ही मरने वाला है, इसलिए चियान से माफ़ी मांगता है कि मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ काफ़ी ज़बरदस्ती की, तुम्हें घर में कैद करके रखा, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना और अब से तुम आज़ाद हो। वो बस इतना ही कह पाता कि उसकी मौत हो जाती है। उसके मरने के बाद चियान को ये रियलाइजेशन हिट करती है कि वो भी सोंगसी को पसंद करती है, यानी कि ज़िंदगी में किसी के छूटने पर ही हमें ये एहसास होता है कि वो इंसान तो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे चियान की आंखें जब खुलती है कि वो अपनी आसपास की जगह देखकर कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ, उसकी नौकरानी बताती है कि लगता है कि आप फिर से भूल गई, हम लोग यहाँ पर जड़ी बूटी बेचने का काम करते हैं। कुछ महीनों पहले आप जंगल में जड़ी बूटी ढूंढने गई थी, पर पैर फिसलने की वजह से गिर गई, तब से ही आप कोमा में है, आज जाके आपको होश आया। वैसे डॉक्टर ने मुझे बताया था कि उठने के बाद आपका मेमोरी लॉस्ट हो चुका होगा, तो वो ठीक कह रहे थे, आपको तो सचमुच में कुछ भी याद नहीं। चियान नौकरानी की बातों पर भरोसा कर लेती है, पर जब वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करने की कोशिश करती कि उसे सोंगसी की ब्लर इमेज दिखाई देती है एंड वो कहती है कि ये लड़का कौन है। फिर नौकरानी सोंगसी के पास जाती है जो कि जिंदा था और चियान के लिए अभी दवाइयाँ लेकर आया था। नौकरानी उसे कहती है कि डॉक्टर ने कहा कि ये कभी भी अपनी पुरानी यादों को वापस से रिकॉल नहीं कर पाएगी, शायद चियान जिंदगी भर अमनेसिया से सफ़र करती रहेगी। ये सुनकर सोंगसी कहता है कि पास्ट में मैंने इसे इतना ज़्यादा दुख पहुंचाया कि अब ये मुझे याद ही नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता कि अगर वो पुरानी यादें भूल गई है तो मैं उसके साथ नई यादें बनाऊंगा और उसके साथ रहूंगा। आगे चियान नदी के पास जड़ी बूटी ढूंढने गई थी कि सोंगसी का नौकर उसे कहता है कि अभी ही ये गिरेगी तो आप जाकर उसे बचा लेना, तो वो आपको पसंद करने लगेगी। सोंगसी को पहले तो ये आइडिया थोड़ा बकवास लगता है, पर फिर कहता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन जमाने के लिए ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं। जैसे ही चियान का पैर फिसलता कि यानचेंग आकर उसे बचा लेता है। सोंगसी कहता है कि अब ये बीच में कहाँ से आ गया। चियान यानचेंग को अपने आप को बचाने के लिए थैंक यू कह रही थी। यानचेंग को उसकी हालत के बारे में सब कुछ पता था, इसलिए वो बिल्कुल एक स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करते हुए उससे बात करता है। घर वापस आने के बाद वो यानचेंग के ही ख्यालों में डूबी हुई थी कि वो हैंडसम लड़का आखिर में कौन था। आगे इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इन लोगों ने राजा के सामने जनरल यान को एक्सपोज नहीं किया। यानचेंग ने अपने पिता को काफी प्यार से समझाया कि वो ये सब कुछ करना बंद करे, वरना सजा पूरे परिवार को मिलेगी। लेकिन जब वो नहीं माने
कि यानचेंग खुद अपनी फैमिली से निकल गया और आम आदमी की तरह रहने लगा। फिर सोंगसी अकेले ही ड्रिंक करने चला जाता है। वो कहता है कि ये यानचेंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर चियान ने मुझे छोड़कर उसे पसंद कर लिया तो फिर मेरा क्या होगा, मैं तो अकेले रह जाऊंगा। तभी ही उसकी मुलाकात चियान से हो जाती है, जो कि जड़ी बूटी बेचकर वापस आ रही थी। वो उसे देखकर कहती है कि तुम तो वही हो ना जो कि मेरी अमनेसिया की दवाई लाता है। वो उसे शुक्रिया कह के वहाँ से चली जाती है और ये उसका बस एक थैंक यू शब्द सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन ये काफी मुस्कुराते हुए चियान से मिलने उसके घर आ रहा था, पर वो देखता है कि यानचेंग तो पहले ही यहाँ पर आ चुका है और काफी हंस हंस कर उसे बातें कर रहा है। वो फट से उसके पास जाकर बैठ जाता है कि कहीं मेरा चांस ना चला जाए। यानचेंग चियान के लिए जो गिफ्ट लेकर आया था, सोंगसी उसे फेंक कर अपना वाला गिफ्ट उसे देता है, जो कि एक हेयर पिन था। यानचेंग को तो उसकी ये हरकत काफी चाइल्डिश लग रही थी कि ये उसे काफी घूर कर देखता है कि चियान को पटाने के बारे में सोचना भी मत, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी है। इन दोनों के घर से जाने के बाद चियान आज सोंगसी के बारे में सोच रही थी कि उसके साथ रहकर मुझे काफी अच्छा फील हुआ। जो लड़का हर रोज मेरे सपने में आता है, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि वो शायद सोंगसी है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। सोंगसी तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर है, वो बस इस गांव में कुछ दिनों के लिए ही आया है, जैसे ही उसका काम खत्म होगा तो वो यहाँ से चला जाएगा। फिर एक रात जब ये तीनों लोग जा रहे थे कि कोई सोंगसी पर हमला कर देता है। अब हमलावर तो अपना काम करके चला गया था। चियान जब उसकी चोट को देखने जाती कि ये तीर के निशान को देखकर उसे उसकी सारी पुरानी मेमोरीज वापस याद आ जाती है। अगले दिन सोंगसी जब उसे मिलने आता कि वो उसे बात नहीं करती। सोंगसी को ऐसा लगता है कि चियान उसके बिना बहुत ही ज्यादा खुश है, तो उसे उसकी जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए और वापस कैपिटल चले जाना चाहिए। यानचेंग जो कि चियान से हर रोज मिलने आता था, आज वो अपने प्यार का इजहार उसे करता है, मगर वो उसे मना करते हुए कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हाँ इसीलिए कहा था क्योंकि तुम्हारे साथ जाने पर मुझे घर से आज़ादी मिल सकती थी। प्लीज़ इस रीज़न की वजह से मुझे माफ़ कर देना। मैं सोंगसी को पसंद करती हूँ, हालांकि उसने मेरे साथ काफ़ी गलत किया, लेकिन मैं चाहकर भी उसे नफरत नहीं कर सकती। ये सुन यानचेंग अपनी हार समझकर वहाँ से चला जाता है। सोंगसी ने दूर से ही उन दोनों को बातें करते हुए देख लिया था। वो सोचता है कि लगता है कि चियान इस बार यानचेंग को पसंद करेगी, मुझे चांस नहीं देगी। काफी दुखी मन से यहाँ से जाते हुए वो कह रहा था कि यानचेंग एक अच्छा लड़का है, वो पक्का चियान का मुझसे ज्यादा अच्छे से ध्यान रखेगा। मुझे अब कैपिटल वापस चले जाना चाहिए, मगर फिर पता नहीं क्या होता है कि इसके अंदर पॉसेसिवनेस काम करने लगती है। वो कहता है कि चियान को मैं किसी और का नहीं होने दे सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। वो जल्दी से भागकर चियान के पास जाता है कि वो कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है कि तुम किस तरह से मुझे टॉर्चर करते थे। वो तुरंत उसे माफी मांगकर कहता है कि मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज उस यानचेंग को मना कर दो और मेरे साथ रहो, मैं उससे ज्यादा तुम्हें खुश रखूंगा। कि वो कहती है कि यानचेंग को तो मैंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर सोंगसी इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे थे, खुशी के आंसू। वो जल्दी से उसे गले लगा लेता है एंड इसी रीयूनियन के साथ इस कहानी का अंत होता है। वीडियो से जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।